नमस्कार। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एकदम चौंकाने वाले फाइनेंशियल टर्न अराउंड को डीकोड करने वाले हैं। पीवीआर इनॉक्स की FY26 की चौथी तिमाही में हुई शानदार वापसी। हालिया फाइनेंशियल फाइलिंग्स और न्यूज रिपोर्ट्स के असली डेटा के जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे देश की इस सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन ने अपने भारी भरकम घाटे को एक जबरदस्त मुनाफे में बदल दिया। तो चलिए सतह से गहराई में चलते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज की इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे इस ड्रामेटिक Q4 टर्न अराउंड की, फिर ब्लॉकबस्टर्स का बॉक्स ऑफिस पर जादू, टिकट्स और खाने पीने की प्रीमियम प्राइसिंग, असाधारण लाभ और कुछ छिपे हुए खर्चे, कंपनी के कर्ज में हुई कटौती और आखिर में बात करेंगे सिनेमा घरों की नई हकीकत के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द ड्रामेटिक Q4 टर्न अराउंड, घाटे से मुनाफे तक का ये सफर। ओके, तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 11 मई 2026 की ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग है। यही वो डॉक्यूमेंट है जिसने इस बड़े फाइनेंशियल बदलाव का खुलासा किया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब थिएटर बिजनेस वापस पटरी पर आता है ना, तो वो कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है। अब जरा सिचुएशन को सही से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले साल की इसी तिमाही को देखें, यानी Q4 FY25, तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। कंपनी को पूरे 125 करोड़ रुपए का भारी भरकम कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ था। सच कहूं तो ये काफी चिंताजनक आंकड़ा था जो बता रहा था कि कंपनी कितना संघर्ष कर रही है। लेकिन अब इस नाटकीय टर्न अराउंड को देखिए। Q4 FY26 में घाटे की जगह सीधा 186.7 करोड़ रुपए का शानदार नेट प्रॉफिट दर्ज हुआ। यह अचानक से कैसे हो गया? दरअसल इसके पीछे रेवेन्यू में साल दर साल के आधार पर हुई करीब 26% की जबरदस्त छलांग है, जो बढ़कर सीधे 1547.3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ब्लॉकबस्टर्स ड्राइविंग द बॉक्स ऑफिस। तो सवाल ये है कि रेवेन्यू में इस छप्पर फाड़ ग्रोथ के पीछे असली इंजन कौन सा था? जाहिर है हिट फिल्में। मार्च की तिमाही सिनेमा घरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। धुरंधर, द रिवेंज, बॉर्डर 2 और प्रोजेक्ट हेल मेरी जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स ने सच में थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ वापस ला दी। इन फिल्मों ने मिलकर चौथी तिमाही के अब तक के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड बना दिया। और पता है, दर्शकों की कुल संख्या 3.1 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गई। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रीमियम प्राइसिंग, टिकट्स एंड F&B। अब मुनाफे का दूसरा बड़ा पिलर ये था कि इन 3.1 करोड़ दर्शकों के आने का कंपनी ने फायदा कैसे उठाया। महामारी के बाद एक ट्रेंड बिल्कुल साफ हो गया है। अगर कंटेंट दमदार है तो पब्लिक ज्यादा पैसे खर्च करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। टिकट के एवरेज प्राइस यानी ATP में सीधा 22% का जबरदस्त उछाल आया है, जो अब औसतन 315 रुपए हो गया है। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से एक और चीज दिखाता है। थिएटर के अंदर पब्लिक का जो खर्च करने का तरीका है ना, वो भी काफी बदल गया है। खाने पीने पर प्रति व्यक्ति खर्च, जिसे SPH कहते हैं, उसमें 32% की भारी बढ़ोतरी हुई और ये 165 रुपीस तक पहुंच गया। सीधे शब्दों में कहें तो ये महंगे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी का मुनाफा तेजी से बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल फूड एंड बेवरेज की बिक्री में 33% का जबरदस्त इजाफा हुआ। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, एक्सेप्शनल गेन्स एंड हिडन चार्जेस। क्योंकि देखिए, ब्लॉकबस्टर फिल्में और पॉपकॉर्न ये मुनाफे की पूरी कहानी नहीं बताते। जरा इस ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की टेबल पर ध्यान दीजिए। इसमें ये जो एक्सेप्शनल आइटम्स वाली रो है ना, असल में यही वो चाबी है जिससे हमें समझ आता है कि पर्दे के पीछे कॉर्पोरेट लेवल पे क्या चल रहा है। ये वो चीजें हैं जो रोजमर्रा के बिजनेस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मुनाफे के नंबर्स को बहुत बड़ा दिखाती हैं। तो सबसे अहम बात ये है कि इस बही खाते में बैलेंस आखिर बना कैसे। PVR आइनॉक्स ने अपनी पॉपकॉर्न वाली सब्सिडियरी जिया मेस को बेच दिया और उससे उन्हें मिला 127 करोड़ रुपए का भारी भरकम वन टाइम प्रॉफिट। और मजेदार बात देखिए, इसी एक प्रॉफिट ने नए सरकारी लेबर कोड्स और प्रॉपर्टी विवादों से हुए नुकसान की पूरी तरह से भरपाई कर दी। मतलब सच कहा जाए तो पॉपकॉर्न के इस बिजनेस ने बॉटम लाइन को गिरने से पूरी तरह बचा लिया। पांचवा भाग है स्लैशिंग द कॉर्पोरेट डेट, यानी कर्ज की कटौती। चमचमाते बॉक्स ऑफिस नंबर्स अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी कॉर्पोरेट जहाज को स्थिर रखने का काम असल में उसकी फाइनेंशियल नींव ही करती है।
यहाँ कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने के लिए काफी आक्रामक कदम उठाए हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म कर्ज 920 करोड़ रुपए से घटाकर सीधा 459 करोड़ पर ला दिया है, मतलब आधे से भी कम। कुल कॉर्पोरेट उधार भी अब घटकर सिर्फ 759 करोड़ रुपए रह गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भारी कर्ज को चुकाने का फायदा क्या है? तो देखिए, जब कर्ज कम होता है तो हर साल दिया जाने वाला ब्याज भी तो कम होता है ना। पूरे साल की जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो 809 करोड़ रुपए से गिरकर 733 करोड़ रुपए रह गई, और ये जो पैसा बचा ये सीधा कंपनी के नेट प्रॉफिट में जाके जुड़ जाता है। और फाइनली हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, द न्यू थिएट्रिकल रियलिटी। आगे क्या होने वाला है उस पर बात करने से पहले जरा पूरी तस्वीर को एक साथ देख लेते हैं। पूरे FY26 के लिए हमने एक ऐतिहासिक टर्न अराउंड देखा है। कहाँ पिछले साल 281 करोड़ रुपए का नुकसान था और कहाँ इस साल कंपनी ने 333 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। इस साल करीब 15 करोड़ दर्शक सिनेमा घरों में आए, जिसकी बदौलत टोटल रेवेन्यू 6,646 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। वाकई कमाल का साल रहा। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहता हूँ। माना कि बैलेंस शीट अब एकदम मजबूत है और दर्शकों ने भी इन महंगे टिकट्स और पॉपकॉर्न को खुशी खुशी अपना लिया है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कल को इन हिट फिल्मों की पाइपलाइन ही अचानक सूख जाए तो क्या होगा? ये सवाल सिनेमा घरों के बिजनेस मॉडल की असली कमजोरी और उसके लचीलेपन दोनों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, जो पूरी तरह से लगातार आने वाली ब्लॉकबस्टर्स पर ही टिका है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।